धनवान, ओछे सेठों की तरह बदतमीज इंसान, ओछे सेठों की तरह बदतमीज इंसान। उसको ही था अधिकतर नरसी जी से डार, और जाति बंधु सबसे बड़ा होता है बदख्वाह, जाति बंधु सबसे बड़ा होता है बदख्वाह। नरसिंह मेहता जी की बरादरी से सारंगधर धनवान था, बहुत बड़ा जूनागढ़ का, और रिश्ते में नरसिंह जी का सगा मामा लगता था, लेकिन बुद्धि का ओछा था। कथाकार ने लिखा कि बदतमीज इंसान था। नरसिंह जी से सबसे अधिक डाह कोई रखता था, सबसे अधिक ईर्ष्या कोई रखता था, सबसे अधिक चिढ़ता कोई था, सबसे अधिक कोई नीचा दिखाना चाहता था, तो उनका अपना मामा सारंगधर मेहता था। यही उनको नीचा दिखाना चाहता था। अच्छा, जाति के जो लोग होते हैं ना, वो वास्तव में बड़े बदख्वाह होते हैं। जाति बिरादरी वाले ही गिराना चाहते हैं, जाति बिरादरी वाले को आज भी देखने को मिलता। मेरे भाई बहन, इनके एक बेटा था नरसिंह जी के, सावलदास नाम बताया गया आपको। अब वो ब्याह के योग्य हो चुका। नरसिंह जी को तो अब चिंता है नहीं घर परिवार की, सो ठाकुर जी को लगा कि जब बिटिया का ब्याह भगत जी के कर दिया तो बेटे का ब्याह भी तो मुझे करना पड़ेगा। जब बिटिया का ब्याह किया तो समधी में ही बना था, तो बेटे के ब्याह में भी समधी तो मुझे ही बनना पड़ेगा, पगड़ी तो मुझे ही पहनना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़े व्यापारी थे सेठ जी, उनकी बेटी बड़ी रूपवान थी, गुणवान थी, तो वो अपनी बेटी के लिए घर बर ढूंढवा रहे थे। अच्छा, आजकल तो दूसरा सब नियम चल पड़ा है कि परिवार का हर सदस्य देखता है बर को, और जिससे ब्याह होना है वो बिटिया भी बर को देखती है, और जब सब पसंद आ जाए तो बात बनती है। पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। पुराने जमाने में एक काम नाई का और ब्राह्मण का होता था। बड़े बड़े राजकुमारियों का रिश्ता भी देखने राजा साहब नहीं जाते थे, उनके कुल पुरोहित जाते थे और साथ में नाई जाता था। जो समझ में आ जाए कि हमारे राजा के राजकुमारी के लिए रिश्ता ठीक है तो बस वही रिश्ता वो कर देते थे, विवाह हो जाता था। तो अब उन सेठ जी ने अपने कुल पुरोहित को बुलाया और नाई को बुलाया और कहा कि भैया ये टीका ले जाओ, और जो लड़का हमारे बेटी के योग्य हो, रूप में गुण में जो योग्य हो ना हमारी बेटी के, उसको टीका चढ़ाओ। ठीक, सारी सामग्री लेकर के नाई और पंडित जी चल पड़े। अब चूंकि जूनागढ़ में बता चुका हूं, उस समय व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। भारत में नाम था कि भाई जूनागढ़ में व्यापार ही होता है, तो अब व्यापारी की बेटी तो व्यापारी को ही ब्याही जाती। सो वो सब जगह रिश्ता ढूंढते ढूंढते अंत में जूनागढ़ में आए, और जूनागढ़ में आए और इधर उधर पूछ रहे थे कि भाई कोई योग्य लड़का बताओ। सारंगधर ही मिल गया, उसने कई लड़के बताए। सो पंडित जी ने देखा कई लड़के, लेकिन कोई समझ में नहीं आया बेटी के, तो बोले ये लड़के समझ में नहीं आ रहे हैं। हमारे सेठ जी ने कहा है कि रूप में भी और गुण में भी हमारे बेटी के समान हो। अब किसी का रूप बढ़िया तो गुण नहीं, किसी में गुण बढ़िया तो रूप नहीं। तो सारंगधर बड़ा चिढ़ गया, और चिढ़ करके सारंगधर ने कहा ऐसा करो, नगर के बाहर शिव मंदिर है, चिढ़कर बोला नगर के बाहर शिव मंदिर है, और शिव मंदिर से थोड़ा आगे बढ़ोगे ना तो एक फूस का घर मिलेगा, वहां नरसिंह सेठ रहते हैं, उनका बेटा है ना सामल,
तो जाए के वहां रिश्ता कर दो। बहुत मालदार हैं, बाकी रहते वो फक्कड़ हालत में है। अब इसने तो व्यंग बनाया, मजाक बनाया, लेकिन उसने सचमुच समझा पुरोहित और नाई ने। बोले हैं बहुत बड़े सेठ, लेकिन कंजूस हैं, रहते फटी हालत में हैं। बोले ठीक है भैया। और अब ये पूछते पूछते वहां तक पहुंच गए। नरसिंह जी तो बैठे हुए अपना खड़ताल बजा रहे थे, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला। भजन में नरसिंह जी महाराज डूबे हुए थे। जा करके जय जय सीताराम किया। नरसिंह जी ने भजन को विश्राम दिया। हाँ भैया कहाँ से आए? ऐसे ऐसे आपके लिए, आपके लड़के के लिए आए हैं, तो आप लड़का को बुलाए तो देखना। नरसिंह जी ने ठाकुर जी की ओर देखा और नरसिंह जी को लगा जैसे उनके सांवल साहब कह रहे हैं कि तू हाँ कर, हाँ कर। तो नरसिंह जी ने कहा चलो सांवल साहब की जैसे इच्छा। बोले बैठो भैया पता करते हैं कहाँ है। गए झोपड़ी में। कहाँ गया? अभी अभी कुछ सामान लेने गया, आ रहा है। आया, देखा, और जैसे ही देखा पुरोहित जी ने लड़के को, नाई ने देखा, लड़का रूप, बातचीत भी किया, लड़का रूप में गुण में सेठ के लड़की के समान। तो नाई से कहा क्यों भाई पक्का करें? तो उसने कहा धन दौलत पूछो। उसने कहा क्या पूछे? पंडित जी ने कहा क्या पूछे? सेठ जी ने कहा था रूप गुण देखना, तो रूप गुण का मेल खा रहा है और हम भी थक गए हैं दौड़ दौड़ करके, यही करते हैं। हमें बच्चा संस्कारी लग रहा है, हमें पसंद है बच्चा, रूपवान भी है गुणवान भी है। और उसी समय टीका चढ़ा दिया। विवाह की तिथि जो है वो पक्की हो गई। माघ महीना शुक्ल पक्ष वसंत पंचमी सारी तिथि उति पक्की करके और यहाँ से दोनों चल पड़े। वहाँ गए और जा करके बताया कि भाई गुण में और रूप में आपके बेटी के समान नरसिंह सेठ रहते हैं। अब वो भजनानंदी हो गए हैं, भजन करते हैं, उनको लोग भगत जी कहते हैं। तो ऐसे नरसिंह सेठ के बेटे को हम टीका चढ़ाएं। अब उस व्यापारी ने, नरसिंह सेठ पुस्तैनी व्यापार, इनके यहाँ पुस्तैनी व्यापार होता था, सो कहा कि हाँ नरसिंह का नाम तो सुनने में आया है, उनके भाई तो राजा के दरबार में महामंत्री के पद पर हैं, और ये सुनने में आया है कि नरसिंह जी बहुत बड़े भगत हैं। सुनने में ऐसा आया है, लेकिन उनके बेटी का ब्याह हुआ है हमने सुना, और उनका कोई चेला है और सब बड़े ठाट बाट से किया है, उनका कोई चेला है ऐसा हमने कुछ सुना है। चेला तो ठाकुर जी ही बनकर आ जाते थे। तो कहा कि मैंने सुना है। तैयारी खैर होने लगी। और इधर जब सारंगधर ने सुना कि रिश्ता उस्ता तो पक्का कर गए, तो सारंगधर को खुजली हुई और अब सारंगधर वहां गया लड़की वालों के पास, और लड़की वालों के पास जा करके बहकाया कि अरे भिखमंगे के घर में बेटी कर रहे हो, नरसिंह तो अड़भंगा है, एकदम भिखमंगा है, कहाँ अपनी बिटिया को ब्याह रहे हो, जीवन भर रोएगी दुखी रहेगी। हमने सुना, हमने कहा आपको बताया, और ये कहकर वो तो चला। अब सारा परिवार शोक में डूब गए। अब क्या हो? सेठानी ने कहा भाई पंडित जी को बुलाओ, नाई को बुलाओ, ये कहाँ रिश्ता कर दे। अच्छा कुछ लोग होते हैं समाज में आज भी, शहर का मुझे इतना नहीं पता, लेकिन गांव देहात में तो लगभग आज भी, पहले ज्यादा होते थे, आजकल भी है लेकिन थोड़े कम है। हमारे यहाँ गांव देहात में देखने को पहले बहुत मिलता था। जैसे किसी का बेटा ब्याह के योग्य है, ध्यान से सुनिएगा आपके काम आएगा, जैसे किसी का बेटा ब्याह के योग्य है तो बेटी वाले आते थे घर पर देखने के लिए। अब बेटे वाले देखा, बेटी वाले आए हैं देखने के लिए, बच्चे को बिठा देते, बैठो बैठो भैया बैठो बैठो, बिठाया चौपाल में बिठा देते, बैठो। अब वो व्यवस्था में लग जाते थे, भाई इनको चाय पानी पिलाना, हवा भगत तो करना, वो व्यवस्था में लग जाते थे। अगल बगल वाले देखते रहते थे, अच्छा
तो बेटी वाले आए हैं लड़का देखने, बस वो अंदर गए जैसे आकर बैठ जाते थे। अच्छा अच्छा, कहाँ से आए हो भैया? फला जगह से। अच्छा अच्छा, लड़का देखने आए हो? हाँ हाँ, नहीं नहीं, लड़का हमारा बहुत अच्छा है, लड़का जो देखने आए हो ना बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन क्या है ना कि खांसी आती है बहुत। बाकी आजकल तो खांसी ठीक हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। खांसी आती, हाँ वो क्या है ना, पुरानी खांसी है, और आपको पता है खांसी बिगड़ जाए तो टीबी बन जाती है, लेकिन आजकल टीबी ठीक हो जाता है, इंजेक्शन लगवाओ। क्या टीबी भी है? वो है क्या कि बच्चे हैं ना मानते तो है नहीं, अब पीने की आदत पड़ जाए तो पीते रहते हैं, पीते रहते हैं तो टीबी तो हो ही जाता है, पीता भी है। वो क्या है ना भैया, बच्चे हैं ना वैसे तो नहीं पीते, लेकिन अब कभी कभार जुआ में हाथ पैसे लग गए तो पी लेते। अरे जुआ भी खेलता है? नहीं नहीं, रोज तो नहीं खेलते हैं, लेकिन अब बच्चे हैं, कभी कभार चोरी चकारी में हाथ लग जाए तो जुआ खेले। अच्छा, चोरी भी करता है? चोरी भी करता है। अब बात बात में सब कह गया, लड़के वाले नाश्ता लेकर आवे, तब तक पता चला कि लड़की वाले गए, गायब हो। ऐसा हमारे गांव देहात में पहले बहुत चलता था, लेकिन अब लोग समझदार हो गए हैं। अब तो लड़की वाले आवे ना लड़का देखने के लिए तो दो जवान डटे बैठे रहते हैं कि पड़ोसी कहीं कुछ बोल ना पावे, और जब सारी बातचीत पक्की हो जाती है ना तो उसको छोड़ने उसके गांव तक जाते हैं, गांव तक छोड़ने जाते हैं उसके, और थोड़ा अगल बगल में धाक भी जमा देते हैं कि सब पता है हमें, अगर कहीं काना फूसी हुई तो जो काना फूसी करेंगे ना उनके भी बेटे हैं देख लेंगे, तो फिर अगल बगल वाले डर जाते हैं, यार ये काम हम करेंगे ना तो हमारे में ये भी कर देगा। तो अब थोड़ा लोग सावधान हो गए, नहीं पहले ऐसा बहुत होता था। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि उसने कहा कि नरसी तो भिख मंगा। सेठानी ने कहा पुरोहित जी को बुलाओ। अब प्रातः काल हुआ, सेठ जी ने पुरोहित जी को बुलाया और कहा पंडित जी किस जन्म का बदला लिया आपने? बोले क्या हुआ सेठ जी? बोले अरे नरसी तो भिखमंगा है और उसके बेटे को तुम टीका चढ़ाए। बोले देखो आपने कहा था गुण और रूप में मेरे बेटी के योग्य हो, तो ये दोनों मिल रहा है गुण रूप। बाकी आपको किसी ने गलत बताया है कि नरसी भिखमंगा है। भिखमंगा उसको कहते जो दर दर भीख मांगे। नरसी जी भीख नहीं मांगते, नरसी जी भजनानंदी हैं, नरसी जी भगवान के भक्त हैं, नरसी जी भगवान का भजन करते हैं। और भजन वाले घर में अगर बेटी देना अपराध समझते हो तो ये नरक जाने की तैयारी करो। बोले नहीं, जाओ टीका वापस लाओ, तुम ही चढ़ा के आए हो, तुम ही वापस लाओ। तो पंडित जी ने कहा टीका मैं वापस ले आऊंगा, लेकिन मेरे दाहिने हाथ का अंगूठा पहले काटो सेठ जी। ले आओ तलवार, मेरे दाहिने हाथ का अंगूठा काटो। मैं ब्राह्मण हूं, दाहिने हाथ के अंगूठे से तिलक करके आया हूं और जुबान करके आया था, तो पहले मेरा काटो अंगूठा और इसके बाद में मेरी काटो जीभ, और इसके बाद में फिर हम जाएंगे और हम वापस ले आएंगे टीका, आप चिंता न। अब तो बड़ी समस्या, अब कौन जीभ काटे? आजकल होता तो काट लेते, आजकल तो ब्राह्मण की जीभ काटने में लोग हिचकिचाते ही नहीं हैं, जीभ काट लेते। जीभ क्या, गर्दन काटने में नहीं हिचकिचाते हैं आजकल, लेकिन वो पुराना जमाना था। जैसे कहा कि मेरी जीभ काटो और मेरा अंगूठा काटो सेठ जी। अब क्या करें? सेठ सेठानी दोनों मौन, दोनों चुप हो गए। तो बड़ी देर तक चुप रहे और अब कहा कि देखो बिटिया के भाग्य में अगर भगवान ने ऐसा लिखा है तो ऐसा ही सही। क्षमा करें पंडित जी, हमने कुछ ऐसा, हमारी बात कुछ गलत लगी हो आपको तो आप क्षमा करें, और मुझे लगता है आपने जो किया होगा अच्छा ही किया होगा। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन सुन, बेटी का ब्याह है, हमारे 10 रिश्तेदार आवेंगे, कह दो कि बारात बढ़िया लेकर के आवे नरसी जी, देखने में अच्छा लगे कोई बारात आई है तो बारात बढ़िया लेकर के आओ, और संख्या थोड़ा ज्यादा हो, ये नहीं कि कम, ज्यादा से। पंडित जी ने कहा ठीक, ये बात मैं बताया हूं। और पंडित जी ने जा करके कहा भगत जी
देखो हमारी गर्दन नीची ना होने पाए, बारात बढ़िया लेकर के आना। सावल शाह की तरफ नरसिंह जी ने देखा और बोले देखो जी करते तो सब सावल शाह हैं, अब ठीक है आपने मुझे कहा मैं इनसे कह देता हूं कि बारात बढ़िया चलनी चाहिए। ठीक। और पंडित जी आए गए। पत्नी नरसिंह जी की बड़ी चिंतित है कि कैसे ब्याह होगा, बारात कैसे होगा, बहू के लिए गहने चाहिए, कपड़े चाहिए, क्या चाहिए। नरसिंह जी ने कहा तुझे चिंता करना है सो कर, हमने तो चिंता उनता करना छोड़ दिया। द्वारिकाधीश जाने, इनको जो करना होगा अपने आप करो। मेरे भाई बहन लगन पत्रिका जब आई ठाकुर जी के चरणों में पधरा। धीरे धीरे ब्याह की तिथि आई, बसंत पंचमी आ गई। कल बसंत पंचमी है। इधर ठाकुर जी ने राधा जी से कहा बारात में चलना है। राधा जी ने कहा क्यों नहीं चलूंगी, श्राद्ध करने गए तब अकेले गए और जब बिटिया के ब्याह में गए तब अकेले गए। बोले मजबूरी थी तब मैं नरसिंह बन के गया था और नरसिंह की घरवाली पहले वहां मौजूद थी, तुझे मैं क्या बना के ले चलता। बोले इस बार क्या बन के चलोगे। बोले इस बार नरसिंह बाबा का चेला बन के चलूंगा। क्या बताओगे। ठाकुर जी ने कहा कि मैं कहूंगा कि मैं द्वारिका का सेठ हूं, ये बताऊंगा द्वारिका के सेठ हूं, दुनिया को बताऊंगा नरसिंह जी का मैं चेला हूं और नरसिंह जी मेरे गुरु हैं, तो तू सेठानी बनकर चलेगी मेरे साथ। तो राधा जी ने कहा फिर तो गुजराती पोशाक पहनना पड़ेगा। बोले हाँ हम भी गुजराती पोशाक पहनेंगे, गुजरात वाले सेठ जी बनेंगे, तू सेठानी बन जा। और सेठ सेठानी बन गए दोनों। और इसके बाद में जो भगवान के परिकर थे, सेवक थे, साहब गुजराती वेशभूषा में। और यहाँ से साहब नरसिंह जी के द्वार पर पहुंचे। नरसिंह जी झोपड़िया में बैठे थे, जाए के नरसिंह जी को वंदन किया। बाबा जय सीताराम जी की। ब्याह है ना। हाँ हाँ ब्याह है बेटे का, तैयारी है। बोले भैया तैयारी तो सावल शाह करेंगे, अब हमको क्या करना है। बोले कोई सावल शाह तुम्हारी तैयारी करने आएंगे। ऐसे कैसे सोच लेते हो। देखो हमने सुना, भगवान खुद ही बोल रहे हैं, हमने सुना कि नरसिंह जी के बेटे का ब्याह है और अभी तक कोई इंतजाम नहीं। हमने कहा नरसिंह जी भगवान का भजन करते हैं, सो चलो हम चलते हैं। और अब नरसिंह जी चिंता मत करो, कपड़ा वपड़ा कुछ सिलवाया है क्या। बोले महाराज, बोले भैया सेठ जी हम तो साधु हैं, ऐसे चलेंगे। बोले साधु हो फिर भी थोड़ा बढ़िया पहन करके चलो, बेटे का ब्याह है, समधी बनो। बोले हम समधी उमधी नहीं बनेंगे, हमारी बिटिया के ब्याह में सावल शाह समधी बने थे। तो बोले तो सावल शाह बने थे, इस बार हमको समधी बनाए तो बन जाओ। बोले हाँ हाँ सेठ जी तुम ही बन जाओ। बोले ठीक है, देखो हम पगड़ी बड़ी इसीलिए पहन करके आए। और क्या बढ़िया बारात सज करके साहब चली है। जब नरसिंह जी के द्वार पर सहनाई बजी, जूनागढ़ के बाजारों में धमक गई। साहब आ गए दौड़े दौड़े, भैया ये क्या मामला है, ये तो बहुत ठाट बाट से बारात जा रही है। उसी में कोई कहता है कि जी हमने सुना है कि कोई चेला नरसिंह का रहता है द्वारिका में और वो चेला ये सब कर रहा है। वही भाई चेले बड़े बड़े हैं नरसिंह जी के, चर्चा हो रही। और यहाँ से जब बारात साहब पहुंची है वहां नरसिंह जी के समधी के द्वार पर, और जब बारातियों का स्वागत करने के लिए बढ़े हैं नरसिंह जी के समधी, तो स्वागत करने के लिए जब बढ़े तो देखा क्या कि साहब इतनी बारात इतनी बारात इतनी बारात कि गिना नहीं जा रहा है कितने